वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देवाशीष और हम पढ़ रहे हैं साउंड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा था, उसकी सारी थ्योरी जो मैंने पढ़ा दी थी आपको। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टैंडिंग वेव के न्यूमेरिकल्स को। तो पहला न्यूमेरिकल जो आपको यहाँ पर दिया हुआ एक इक्वेशन दी हुई है, y = 20 sin और 40 पाई x इंटू कॉस 220 पाई t। अब इस इक्वेशन को देखकर आपको पता लगना चाहिए कि ये कौन सी वेव की इक्वेशन है। बेसिकली आपको वैसे पता लग रहा होगा स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि मैंने वैसे भी स्टैंडिंग वेव के न्यूमेरिकली कराने हैं। तो लेकिन यहां से और यहां से इस इक्वेशन को हमें पहचानने में आना चाहिए। अब इसमें हम सारी इसकी राम कुंडली जितनी भी है वो सारी हम यहाँ पर निकालेंगे, सारी इसकी पोथी सारी खोलेंगे कि भाई क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि हम एक काम करते हैं, क्या क्या मैं यहाँ पर निकालूंगा। सबसे पहले मैं इसकी जो प्रोग्रेसिव वेव्स है उसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन को मैंने तुम्हें समझाया था लास्ट लेक्चर में कि अगर एक साइन और एक कोस हो तो जो प्रोग्रेसिव वेव्स होंगी वो साइन की टर्म्स में आएंगी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव होगी वो हो जाएगी, और ये वाली जो टर्म होती है ये होती है एक्चुअल में 2a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a, तो a लिखेंगे हम, तो a की जगह क्या आएगा 10 साइन, ठीक है। यहां पर ये और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, तुम ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हो, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 20 पाई टी माइनस 40 पाई एक्स, है ना। और सेकंड वाली जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 10 साइन 20 पाई टी प्लस 40 पाई एक्स। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। एक चीज ये निकाल ली। अब दूसरी चीज हम निकालते हैं यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमेशा k का पता होना चाहिए। तो k यहाँ पर हमारे पास कितना है, देखो k किसके साथ लिखा होता है, x के साथ। तो 40 पाई, तो k को क्या लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो यहाँ पर अगर मैं यूज करूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप लैम्डा की वैल्यू पता करोगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो पूरा, 40 पाई इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई। टाइम पीरियड की मैं बात करूं अगर, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा यहाँ पर मिलेगा टाइम के साथ 20 पाई। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 पाई एफ होता है, तो 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। f की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/20 और f की वैल्यू 10 हर्ट्ज यहाँ पर ये बन जाएगी। तो यहाँ से हमने ये चीज निकाली। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर चाहे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक चीज, अगर आपसे अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ कि जो सक्सेसिव नोड होंगे उनके बीच की लेंथ क्या होगी। सक्सेसिव नोड मतलब एक नोड, फर्स्ट नोड उसके जस्ट बाद वाला नोड। तो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। तो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस यहां पर अगर निकालनी है हम, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड अगर वो लिखनी है तो वो होगी λ/2। तो λ/2 लैम्डा हमें पता लग गया, तो कितना बन जाएगा 1/20 इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा 1/40 मीटर, ठीक है। अच्छा, नोड और एंटी नोड के बीच की अगर निकालनी है तो λ/4 हो जाएगा। तो λ/4 तो उस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी हम निकाल, टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। अब अगर वेव की वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए कि वेव की वेलोसिटी मतलब जो प्रोग्रेसिव वेव रही है उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो वेव की वेलोसिटी और वेव जो है मैं यहाँ पर कैसे निकाल सकता हूँ, दो तरीके, या तो ओमेगा डिवाइडेड बाई के कर दो, या लैम्डा डिवाइडेड बाई टी कर दो, या एफ इंटू लैम्डा कर दो। जैसा भी आप चाहो वैसे कर सकते हो। तो मान लो मेरे पास एफ भी है और लैम्डा भी है, ओमेगा भी है, टी और के भी है, दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो मैं वेलोसिटी वेव ओमेगा ले लेता हूँ। चलो मैं ओमेगा मेरे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 पाई, ठीक है, और k कितना दिया हुआ है 40 पाई। तो ये बन जाएगा 40 पाई, कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 1/2।
मीटर पर सेकेंड। ये जो भी यूनिट दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन अगर स्टैंडिंग वेव वाली दी हुई है तो उससे हम जितनी भी चीजें हैं वो निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए सिंपली इतनी सारी चीजें ना पूछ के सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि जो प्रोग्रेसिव वेव रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जो यहाँ है इसको हाफ कर दो तो 20 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कई सारी चीजें देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना प्रोग्रेसिव वेव जब लिखते हैं तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ आगे माइनस वगैरह हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जरूर बनना चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई y इज इक्वल टू 0.1 sin पाई 0.01x माइनस 8t प्लस 1.3। तो हमें यहाँ पर बताना है कि भाई अगर एक इक्वेशन ये है, एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ये है, तो दूसरी प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होनी चाहिए जिससे एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाए। तो क्या हो सकती है हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। फेज कांस्टेंट, जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ फेज डिफरेंस की ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉसिबल इक्वेशन है वो अगर मैं लिखता हूँ तो देखो क्या बन सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक ये है तो अपोजिट, तो ये इक्वेशन, ये वेव या तो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है या हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है। स्मूथ सरफेस से हो या हार्ड सरफेस से हो, तो यहाँ पर क्या बन सकता है सिनेरियो, y जो रिफ्लेक्टिंग अनदर वेव जो होगी एक्स्ट्रा, इसको 1 ले लेते हैं तो ये 0.1 साइन पाई 0.10 x माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 8t और प्लस 1.3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, ये माइनस बाहर भी हो सकता है, तो माइनस बाहर हो सकता है तो इसकी जगह प्लस भी आ सकता है। तो इसकी जगह तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई माइनस का 0.1 साइन, माइनस इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मान लो कि ये तो कब होगा जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, अगर हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई या फिक्स सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई तो माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसके साथ पाई का फेज डिफरेंस, देखो जब भी पाई का फेज डिफरेंस आता है, तो इसको मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, x प्लस 8t प्लस 1.3 प्लस पाई। अब ये पाई है तो पाई या तो पाई लिखो या फिर बाहर माइनस लगा दो, एक ही बात है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि साइन थीटा प्लस पाई इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें। और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। अब इसी में मैं थोड़ा सा और आगे चीज बताना पूछ लेता हूँ। अब बताना मुझे, क्या तुम मुझे इसमें वेवलेंथ बता, जो एम्पलीट्यूड है, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा 0.1/2 करना है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 आएगा यहाँ पे। ठीक, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो प्रोग्रेसिव वेव ही है ना। ठीक है, हाँ भाई, तो मैं इसमें एक और चीज पूछ सकता हूँ तुमसे। अगर पूछूं कि इसमें वेवलेंथ बताओ तुम, तो क्या तुम वेवलेंथ निकाल के, वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे निकाल के बता सकते हो? कि 2 मिनट के वीडियो पॉज करो, अपनी नोटबुक में निकाल के ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, के चाहिए, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा चाहिए। तो हमें सीधे सीधे पता है कि भाई ओमेगा जो होता है वो टी के साथ लिखा हुआ होता है एंगल के अंदर, मतलब साइन के अंदर, और एक्स के साथ जो लिखा हुआ होता है वो के होता है। अब अगर हमने जल्दबाजी में यहाँ पर भाई हमने तो लिख लिया कि ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से फटाफट से 8 और के लिख लिया 0.1, लेकिन ये गलत हो गया और इससे आंसर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखो, इसमें से पाई बाहर निकाला हुआ है। जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है ना, तो यहाँ पाई 3, 2 कुछ भी, इसको अंदर जरूर ले लो। साइन और उसके जस्ट बाद ये होना चाहिए। अगर यहाँ पर साइन के जस्ट बाद मान लो कि सपोज ऐसे ही मान लो तुम तो कि 10 लिखा हुआ है, तो इस 10 को तुम्हें अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फाइनल ओमेगा बनेगा या के बनेगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पाई को अंदर लोगे तो ये क्या सिचुएशन बन जाएगी, ये बन जाएगी 0.1 साइन पाई 0.10 पाई x माइनस 8 पाई टी प्लस 1.3 पाई। ठीक है, ऐसे ये बन सकता है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह आंसर हमारे पास, राइट आंसर क्या होगा, ओमेगा हमारे पास होगा 8 पाई, और के कितना हो जाएगा 0.1, और ये इसको सॉल्व करूंगा तो 2 पाई एफ और ये 2 पाई के। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, और इसकी जो वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितने निकल कर आ जाएगी, के की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.1 पाई, इससे ये कैंसिल और ये 20 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी लैम्डा उल्टा लिख दिया, तो लैम्डा ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो कोई इक्वेशन अगर दी हुई है तो उसमें हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है। इस स्ट्रिंग में आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 लूप यहाँ पर बन रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इस पूरी सिचुएशन में इस स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो दी हुई 300 हर्ट्ज, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 3 मीटर। हमें बताना है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है होगी इस स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट हो रही है स्टैंडिंग वेव, उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें बतानी है यहाँ पर। तो स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी अगर मैं निकालता हूँ तो देखो, वेलोसिटी निकालने के लिए वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास क्या फिनोमेना होता है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो बहुत आसान सा तरीका है। या तो मैं लिखूं फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लूँ। फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, लैम्डा मुझे पता लग जाएगा। लैम्डा कैसे पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर ये नोड है, ये भी नोड है, ये नोड है और ये नोड है, तो नोड नोड के बीच की लेंथ होती है लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 से वैल्यू वेलोसिटी, और ये 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल के इक्वलेंट होगा। तो ये 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल 6, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो v इक्वल्स टू 300 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई स्टैंडिंग वेव बन रही है, हमें पता लग रहा है कितने लूप बन रहे हैं, 3 लूप बन रहे हैं। 3 लूप बन रहे हैं तो थर्ड हार्मोनिक आ रही है, तो थर्ड हार्मोनिक जो है, थर्ड हार्मोनिक आ रही है F3। तो F3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3v डिवाइडेड बाई 2l। बताओ सही लिखा है क्या मैंने, 2l है या 4l है, 2l होगा क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स है। अब 300 दिया हुआ है, 3 इंटू वी हमें चाहिए 2, और v की जगह हमें, l की जगह हमें दिया हुआ है 6, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो v कितना हो जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ 2 दिया होता तो मैं F2 लिख देता, 2v डिवाइडेड बाई 2l। 4 दिया होता तो 4v डिवाइडेड बाई 2l। इस तरह से करके हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, मतलब जो वेव है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे एक और चीज पूछ ली जाए कि यहाँ पर अगर स्ट्रिंग में यहाँ पर कितने नोड बन रहे हैं, 1 2 3 4 नोड बन रहे हैं, तो कितने लूप होंगे, 3 लूप आएंगे। अगर 3 एंटी नोड बन रहे होंगे तो कितने लूप आएंगे, 3 एंटी नोड अगर बनते हैं तो कितने लूप आएंगे, 3 लूप आएंगे। तो यहाँ पर जब फिक्स एंड होता है स्ट्रिंग में तो जितने एंटी नोड होते हैं उतने ही लूप बनते हैं। तो 10 एंटी नोड है तो 10 लूप बनेंगे। तो अगर मान लो इसी से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, करो अपनी नोटबुक में, अगर एक स्ट्रिंग है, फिक्स एंड स्ट्रिंग है, उसमें 5 एंटी नोड, 5 जो है उसमें बन रहे हैं आपके 6 नोड बन रहे हैं, 6 नोड बन रहे हैं, तो कितने लूप हो जाएंगे। 6 नोड अगर आपके बन रहे हैं तो वहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। 6 नोड बन रहे हैं, इसी क्वेश्चन में का डेटा, इसी क्वेश्चन का यूज करना। तो 6 नोड अगर बन रहे हैं, 6 नोड बन रहे हैं तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 6 नोड अगर बन रहे हैं तो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। देखो 6 नोड बन रहे हैं, इसका मतलब 6 नोड बनने का मतलब क्या होता है कि 5 लूप बन रहे होंगे। 6 नोड बन रहे होंगे, इसका मतलब 5 एंटी नोड बन रहे होंगे, 5 एंटी नोड तो 5 लूप बन रहे होंगे, 5 लूप बन रहे होंगे तो F5, तो 5v डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, ये हमें पता लग गया। तो F5 इक्वल्स टू, अच्छा मैं अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5f1। समझ में आ रही है बात,
यहाँ पर क्योंकि 3 लूप पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ये तो बेसिकली 3f1 ही होगा ना, तो f1 मुझे पता लग गया 100। या तो तुम ये वैल्यूज वगैरह सारी पुट कर दो। मान लो तुम्हें v और l की वैल्यू नहीं दी हुई है और तुमसे सिर्फ ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, ये डायग्राम दिया, फ्रीक्वेंसी ये दी और 5 एंटी नोड बन रहे हैं, तो बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, ऐसा पूछा गया है। तो हम यहाँ पर ये हमें पता लग रहा है इस सिचुएशन में ये थर्ड हार्मोनिक है, तो f1 की वैल्यू पता लग जाएगी। f1 की वैल्यू पता लगी, उसको यहाँ पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 100, तो कितना हो गया 500 हर्ट्ज। देखो हमें क्वेश्चन के करने का सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ एक ही मेथड पर स्टिक होके रहना है, ऐसा नहीं है। अगर हमें उस क्वेश्चन के वेरिएशन पता होंगे तो हम जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक बार ट्राई करने का हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसा इसीलिए मैं अलग अलग तरीके एक ही क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी बता रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि उसको कैसे और सॉल्व किया जा सकता है। अब मुझे कमेंट में बताना कि अगर मान लो 10 नोड बन रहे हो, 10 नोट्स बन रहे हो तो कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। 10 नोट्स अगर बन रहे हो तो कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वायर है जिसको हमने ए और बी के बीच में फिक्स कर दिया है, ए और बी के बीच में फिक्स कर दिया, जैसे गिटार में स्ट्रिंग फिक्स होती है 2 ब्रिजेस के बीच में, इस तरफ और इस तरफ। तो अब उसके बीच में हमने 2 जगह पर वायर को फिक्स किया हुआ, मतलब एक जैसे तुम ऐसा बोल सकते हो कि गिटार की किसी स्ट्रिंग पर 2 पॉइंट पर मैंने फिंगर्स को टच किया हुआ है, या 2 जगह पर मैंने उसको एक ही स्ट्रिंग को 2 जगह पर टैप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने इसको वाइब्रेट करवाया। लेंथ जो है स्ट्रिंग की पूरी लेंथ जो है वो 77 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि इन तीनों, जब हमने एक ये तो ये एक सेपरेट फिक्स स्ट्रिंग की तरह काम कर रही है, ये एक सेपरेट फिक्स स्ट्रिंग की तरह काम कर रही है, ये एक सेपरेट फिक्स स्ट्रिंग की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है जब वाइब्रेट करवाते हैं। तो लेटेस्ट से यहाँ पर F1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर F3 फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो F1:F2:F3 का जो रेशियो है वो है 1:2:3, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें बताना है जो L1, L2 और L3, मतलब इस पोर्शन और इस पोर्शन का जो वैल्यू होगी वो वैल्यूज कितनी आएगी। अब यहाँ पर हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मैं अब आपको स्टैंडिंग वेव, या जो यहाँ पर बेसिकली स्टैंडिंग वेव ही बन रही होगी, लेकिन जब इसमें जो वेव बन रही है तो उसकी वेव की वेलोसिटी क्या होगी। अब हमें एक चीज पता है कि वायर में जो स्टैंडिंग वेव बनती है और जो ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बनती है, दोनों के फॉर्मूले सिमिलर टाइप के ही होते हैं, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होती है। क्योंकि ऑर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल वेव आती है, मतलब कि साउंड वेव रहती है ज्यादातर, और स्टैंडिंग और जो वायर होता है उसमें ट्रांसवर्स वेव रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी, तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो V लिखा हुआ होता है, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे स्टैंडिंग वेव का, तो उसमें जो V होगा वो V क्या होगा एक्चुअल में, वो V वहां पर होगा E/ρ, जो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में पढ़ा था ना वो। और लेकिन अगर स्ट्रिंग में अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है कुछ ये T/μ, या तो तुम ये लिख सकते हो या फिर T/ρ A ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। ये यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। अब इस सिचुएशन में T ये होगी, अब स्टैंडिंग वेव है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी, फॉर्मूला जो होगा दोनों तरफ से क्लोज एंड है, तो यहाँ पर NV/2L, N कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V/2L के, या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √1/L और T/ρ A के, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बहुत सारी चीजें पता लग रही होगी, मैं इसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर अब देखो, क्योंकि पूरा वायर हॉरिजॉन्टल है, तो वायर जब भी हॉरिजॉन्टल होता है तो वहां पर टेंशन हर एक पोर्शन में, यहाँ पर टेंशन एक जैसी होगी, तो T भी कांस्टेंट हो जाएगा। पूरा वायर एक जैसा है तो ρ और A भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें जो बेसिकली चीज यूज करनी है वो है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जब इस तरह के सिचुएशन आ जाए तो उसमें टेंशन ρ और A कांस्टेंट हो तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लेंथ के,
तो इसको हम बेसिकली लॉ ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं। सोनोमीटर बेसिक इसी के प्रिंसिपल पर काम करता है कि यहाँ पर अगर मान लो टी और ये फिक्स हो जाए तो ये इनवर्सली तो ये लॉ ऑफ लेंथ हो जाएगा। अगर इसकी जगह मान लेते हैं कि टी लेंथ और ये ए कांस्टेंट हो जाए तो वो फिर हम, या इससे सिचुएशन से अगर मैं बोलूं कि टी कांस्टेंट हो जाए, ए कांस्टेंट हो जाए और एल कांस्टेंट हो जाए तो एफ डायरेक्टली एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट रो के, तो वो लॉ ऑफ मास हो जाएगा। इसी तरह से अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाए, टी वेरिएबल रहे तो लॉ ऑफ टेंशन हो जाएगा। खैर ये सारी अलग बातें हो जाती है, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है। अब क्या करना है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ पे, मतलब अगर हमें लेंथ का रेशो और फ्रीक्वेंसीज का रेशो हमें पता है। अब ऐसी सिचुएशन से जब रेशो दिए जाए तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। अब यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका कैसे हम बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से रेशो दिया हुआ है, हमें लेंथ निकालनी है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सबसे पहले आप लेंथ के रेशियोज निकालो। तो लेंथ के रेशियोज यहाँ पर जब मैं निकालूंगा तो लेंथ के रेशियो बनेंगे L1:L2:L3। तो यहाँ पर अपोजिट कर दो, 1/1, 1/2, 1/3। अब इस तरह से आ रहे हैं और इसको अब मैं फ्रैक्शन की जगह इंटीजर में नंबर में लाता चाह रहा हूँ। तो जो डिनोमिनेटर में जो भी है उन सबका एलसीएम लो और पूरे उस नंबर को पूरी चीजों से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1, 2, 3 का एलसीएम कितना होगा 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6:3:2 ये आ जाएगा। 6:3:2 ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब L1, L2, L3 का रेशो पता लग गया है मुझे अब लेंथ के रेशो अगर मुझे पता लग चुके हैं तो मैं लेंथ इंडिविजुअल लेंथ निकाल सकता हूँ आराम से। तो L1 निकालने का तरीका क्या होगा, अब ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह से दिया हुआ हो रेशो, मतलब ये L1:L2:L3 हमारे पास दिया है 6:3:2 और टोटल लेंथ दी गई, तो आप क्या करो L1 के लिए, L1 का रेशो है 6, टोटल रेशो हो जाएगा 6 + 3 तो ये हो जाएगा 11। तो L1 का रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इनटू टोटल वैल्यू जो मास है यहाँ पर है, तो 77 कैंसिल आउट करोगे 6 तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। सिमिलरली L2 के लिए लूंगा तो L2 का रेशो हो जाएगा 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 11 77 7 तो ये बन जाएगा 21 सेंटीमीटर। सिमिलरली L3 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 77 कैंसिल आउट तो ये बन जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमारे पास तीनों पोर्शन की लेंथ निकल कर आ गई, L1, L2 और L3 की लेंथ निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बता सकते हैं कि तीनों की लेंथ कैसे बनने वाली है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप जो है वो थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप के इक्विवेलेंट है ना। तो उस सिचुएशन में जो दोनों ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप है उनकी लेंथ का रेशो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हमें बेसिक सी चीज पता है, ओवरटोन दी हुई है अगर हमें, तो ओवरटोन जब दे दी जाती है तो उस सिचुएशन में हम फ्रीक्वेंसीज कैसे, मतलब हार्मोनिक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्लोज FC हम ले लेते हैं कि भाई FC = FL FO दिया हुआ है ना, मतलब ये ओवरटोन और ये, अब ये कुछ निकलेगा, चलो देखते हैं। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में सेकंड ओवरटोन, अब क्लोज ऑर्गन पाइप में ओवरटोन कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक अगर हमें निकालनी है तो 2 इंटू ओवरटोन प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 तो 5, तो फिफ्थ ओवरटोन मतलब फिफ्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी। ध्यान रखना ये क्लोज के लिए चल रहा है। इसके बाद ओपन ऑर्गन पाइप की थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक, मतलब फोर्थ F1 ओपन। अब यहां पर फिफ्थ F1 का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V डिवाइडेड बाई 4L, और ये LO लिखना, सॉरी LC लिखना ताकि हमें याद रहे कि LC हम क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए ले रहे हैं 4, और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V डिवाइडेड बाई 2LO। यहां पर दोनों जगह V एक जैसा ही है और कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑर्गन पाइप है। मान लो अगर इसकी जगह एक ऑर्गन पाइप की ऑर्गन पाइप को अगर स्ट्रिंग के साथ की फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच करवाते तो यहाँ पर वेलोसिटीज अलग होती, क्योंकि ऑर्गन पाइप में वेलोसिटी अलग होती है
जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की होती है, और स्ट्रिंग में और जो वेलोसिटी होती है वो अलग होती है। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 5v डिवाइडेड बाई 4lc इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई LO। हमें ओपन टू ये निकालना है तो LO डिवाइडेड बाई LC, इसको इधर भेज दो तो 8 डिवाइडेड बाई 5 ये रेशो हो जाएगा। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये चीज समझ में आ रही है कि LO अगर ओपन ऑर्गन पाइप जो है उसकी लेंथ अगर मिनिमम लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो क्लोज की 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर इसकी 16 सेंटीमीटर है, डबल कर दो तो इसकी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। इससे छोटा तो ले ही नहीं सकते, इससे छोटा भी ले सकते हो, फिर वो मिलीमीटर में आ जाएगा। 8 मिलीमीटर मतलब फिर तो बहुत छोटा ही ऑर्गन पाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि मिनिमम ऑर्गन पाइप, मिनिमम लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लेना है तो 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी बन सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है ऑर्गन ओवरटोन से हार्मोनिक में कैसे चेंज करना है। देखो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की 3 फ्रिक्वेंसीज दी हुई है, 300 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज, 750 हर्ट्ज, अप टू 1000 हर्ट्ज। मतलब मैं ये अप टू 1000 हर्ट्ज लिखने का मतलब ये नहीं है कि 1000 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है, लास्ट फ्रिक्वेंसी नहीं, और भी बन सकती कई सारी फ्रिक्वेंसी, लेकिन 1000 से नीचे नीचे तक की फ्रिक्वेंसीज को ही हमें देखना है। तो हमें बताना है कि 1000 से नीचे वाली कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज होंगी जो इस इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट, दोबारा क्वेश्चन सुन लो, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कुछ फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं 1000 हर्ट्ज से नीचे तक की, ठीक है। उनमें से कुछ फ्रिक्वेंसीज आपको यहाँ गिवन है, जैसे 300, 600 और 750 हर्ट्ज। इसमें से कुछ फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है, वो आपको बताना है कि कौन सी फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है, ठीक है, समझ में आया। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबका रेशो ले लेना है। जितना मिनिमम से मिनिमम रेशो ले सकते हो उतना ले लो। तो क्या करते हैं समझना, इसको अगर मैं रेशो लेता हूं तो इसको कट करूंगा तो 300:600:750, कैंसल कैंसल कैंसल, फिर 15 से कट हो रहा है तो ये 2:4 और कितना हो जाएगा 5, ऐसे ही आएगा। अब देखो इस रेशो से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि या तो इसमें इवन रेशो भी है और ऑड रेशो भी है। इसका मतलब ये या तो ओपन ऑर्गन पाइप होगा या फिक्स एंड स्ट्रिंग होगी। अब क्या होगा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमें चेक भी नहीं करना, हमें तो फ्रीक्वेंसीज निकालनी। अब ये हमें पता लग गया कि ये मिनिमम रेशो ये आ रहा है 2, 4 और 1, 5, ठीक है, ये चीज है। अब आप हमें ये देखना है कि इसका मतलब ये अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो इसमें 1 से लेकर फ्रीक्वेंसी शुरू होनी चाहिए, मतलब 1 वाला है तो 1 रेशो वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, सेकेंड आ गई है, थर्ड वाली मिसिंग है, फोर्थ है, फिफ्थ है ही सही, 6 मिसिंग है, 7, इस तरह से हम ले लेते हैं। अब देखो कैसे, अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो कैसे इंटेक करनी है। मुझे ये पता है कि ये सेकंड है, तो यहां पर आप क्या करो, इन सबके पीछे है ना 2f0, 2f0 और f0 ऐसे लगा दो। अब ये 2f0 किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसके, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया और ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो मैंने लिख लिया 300 इक्वल्स टू 2f0, तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई, या f1 की वैल्यू, सॉरी इसको f1 लिख लेना, मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो f1 की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 150 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो ये कितना हो जाएगा f1, ये कितना हो जाएगा 3f1, ये कितना हो जाएगा 6f1, ये कितना हो जाएगा 7f1, ठीक है। वैल्यूज देखो भाई, अब अगर इसकी वैल्यूज चेक करोगे तो f1 पता लग गया, 3f1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 150, तो मतलब 450 हर्ट्ज हो गया। 6f1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 150 मतलब 900 हर्ट्ज हो जाएगा। 7f1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 इंटू 150 मतलब 1050 हर्ट्ज हो जाएगा। अब इसने बोला है कि अप टू 1000 से नीचे वाली, मतलब एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हो जाएगी, 150 हर्ट्ज हो जाएगा, 450 हर्ट्ज हो जाएगा और 900 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रेशो जब भी दिए जाए ना तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, कई बार रेजोनेंस ट्यूब से रिलेटेड भी पोर्शन आ जाता है। फटाफट से देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना कवर कर लेते हैं। रेजोनेंस ट्यूब की जब बात की जाती है तो रेजोनेंस ट्यूब आपने फिजिक्स लेबोरेटरी में देखा होगा कि भाई वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होता है जिसमें एक पाइप सा होता है, उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। उस पानी की लेंथ को अगर हम कम ज़्यादा करते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर और बड़ा कम ज़्यादा करते हैं और किसी दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर वाइब्रेट करवाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो फ्रिक्वेंसीज जो है वहाँ पर साउंड एकदम से सडनली साउंड आना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है, रेजोनेंस ट्यूब को हम एज अ क्लोज ऑर्गन पाइप लेकर चलते हैं। अब हुआ क्या, मान लो कि यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क लिया हमने, उसको हम वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो फिक्स है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर लेंथ आ रही है एल लेंथ, तो यहाँ पर ये क्लोज एंड की तरह काम करेगा, ये ओपन एंड की तरह काम करेगा, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो वेव बन रही है, स्टैंडिंग वेव बन रही है, वो कैसे भी बन सकती है भाई, यहाँ एंटी नोड बन गया, यहाँ नोड बन गया, यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड और फिर एंटी नोड, ऐसे कुछ बन के अलग अलग तरीके से बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लो किसी सिचुएशन में हमने, तो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर मैं लेता हूँ कि भाई सपोज थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर फंडामेंटल टोन जनरेट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, तो एफ इक्वल्स टू क्या आ रहा है, v डिवाइडेड बाई 4l, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जगह v डिवाइडेड बाई 4l है। अब मान लो कि हमने इस वाटर के लेवल को कम ज्यादा किया, अगर वाटर के लेवल को बढ़ाया, सपोज मैंने वाटर के लेवल को बढ़ा दिया, वाटर के लेवल को बढ़ाने से लेंथ कम हो जाएगी, मतलब ये लेंथ कम हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है ना। वाटर के लेवल को सपोज बढ़ाया तो ये वाली लेंथ कम हो जाएगी, ये लेंथ कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, ये कम हो रही है, तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू नंबर चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि ये n नंबर है, n नंबर जो होगा अब यहाँ पर वो ऑड नंबर ही होगा। ऑड नंबर से मतलब या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, उस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमने लेंथ को कम किया और फिर थोड़ी देर बाद फिर से आवाज सुनाई दी, आवाज तभी सुनाई देती है जब इसमें और इसमें जो वेव जनरेट होती है दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाए। अगर यहाँ 100 हर्ट्ज है और यहाँ पर भी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है तो बहुत ज्यादा लाउड आवाज सुनाई देगी, जो रेजोनेंस की वजह से होती है। रेजोनेंस में बेसिकली होता क्या है कि भाई दो वेव अगर जिनकी फ्रीक्वेंसीज एक जैसी है और वो एक साथ वाइब्रेट करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उनसे एक सडन आवाज सुनाई देती है जो इंटरफेरेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि ये लेंथ कम जाती है। इसी तरह से अगर इस लेंथ को कम कर दिया जाए तो यहाँ पर ये लेंथ बढ़ जाएगी, ये लेंथ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर ये तो कांस्टेंट, तो यहाँ पर L इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी n के। मतलब कि अगर लेंथ का आपको बोला जाए कि जो लेंथ के रेशियो आ रहे हैं, जो हमने रेजोनेंस ट्यूब ली है उस रेजोनेंस ट्यूब के साथ अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवा रहे हैं और इसमें जो लेंथ आई है वो लेंथ कुछ इस तरीके से आ रही है, सपोज 30 सेंटीमीटर। अगली लेंथ आ रही है, आपको बोला गया है 50 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर सपोज। और नेक्स्ट इसके जस्ट बाद वाली जो लेंथ आई वो आई है 150 सेंटीमीटर। इसके जस्ट बाद वाली लेंथ जो आई है वो 150 30 सेंटी। देखो अगर मान लो अब यहाँ पर सपोज ऐसे रेशियो में आ रही है कि पहले इस पे रेजोनेंस हुआ, फिर इस पे रेजोनेंस हुआ, फिर इस पे रेजोनेंस हुआ, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का रेशियो और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बता दी जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेंथ के रेशियो में ही जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो यहाँ पर तो वेलोसिटी निकाली जा सकती है। ऐसे सिंपल सा तरीका फटाफट से देख लेते हैं कि भाई हमें पता है कि इनका 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 ये सारी सक्सेसिव आ रही है, पहले ये इस पर आई, फिर इस पर आई, फिर इस पर आई। इसका मतलब हमें पता है कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू nv डिवाइडेड बाई 4l। ये l यहाँ L1 ले लो, इसकी जगह L1 ले लो n की जगह। इसके बाद f सेम n। अब ये इसके जस्ट बाद वाली है तो इसका मतलब n+2 होगा,
v डिवाइडेड बाई 4l2 n प्लस टू n, मतलब अगर ये 1 है तो ये 1 प्लस 2 ही होगा ना। ऑड नंबर में ओपन क्लोज में तो इसे ही आता है 3 के बाद 5, तो 1 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने ये लिखा है। अगला यहाँ पर f इजिकल्स टू n प्लस 4v डिवाइडेड बाई 4l3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन कर दी जाए, दे दी जाए, सपोज 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी जाए और वेलोसिटी पूछा जाए, तो इन तीनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एज इक्वेशन आप यहाँ पर दिए जा सकते हैं, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो रेशो होता है ओपन रेजोनेंस ट्यूब में भी, वो लेंथ का रेशो इस तरह से ही ऑड नंबर में ही आएगा, 1:3:5:2 के फॉर्म में निकल कर आएगा। जो लेंथ के रेशो होंगे ना, वो भी ऑड नंबर में होंगे। ठीक है, तो ये थे न्यूमेरिकल और स्टैंडिंग वेव। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमने देख ली हैं। अगर इसमें कोई सी भी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।